चलिए। जब आप लोगों को एकदम क्लियर दिखने लग जाए तो मुझे एक बार बता दें कि आपको ये अपने फ़ोन पे फुल स्क्रीन पे भी आ रहा है और साथ में ये बिल्कुल क्लियर भी है। देन वी विल स्टार्ट इट। हम इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे, है ना। अगर आपको क्लियर पिक्चर हो जाए और साउंड भी एकदम सही आ रहा हो तो बता दें, जिसको ठीक से आ रहा है तो कंटिन्यू करेंगे ना फिर इसको। चलिए फिर आप समझिएगा, है ना। अगर साफ साफ दिखाई दे रहा है तो ओके। अंकित को ठीक दिखाई दे रहा है, विपुल को भी ठीक दिखाई दे रहा है, बाकी लोग को। ओके ओके, चलिए ठीक है। यानी कि अब शुरू करते हैं। देखो, इमरजेंसी प्रोविजंस में हमें कुछ बहुत सारी बारीक चीजें समझनी है। आपने मोटा मोटा मैंने सुन रखा है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 365, बहुत मोटा मोटा सभी को पता है ना। वो तीन चार आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि 356 पढ़ लिया, 352 पढ़ लिया, है ना। ये तो करते रहते हैं आपका। बार बार जब भी आप पढ़ते रहते होंगे तो आर्टिकल, ये तीन आर्टिकल को कवर करते रहते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। पर इनके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, माइन्यूट डिटेल्स बहुत सारी हैं, विच नॉट कवर्ड येट। हमने इससे पहले इसके बारे में कई बार बात करी है, अलग अलग चैप्टर्स में बात करी है ना। लेकिन अब इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन के ऊपर आते हैं, है ना। अब समझो, जो आपका इमरजेंसी प्रोविजन है वो आपका कौन से में दे रखा है, सबसे पहली बात आपकी। यानी कि हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये जो प्रोविजन है ये बेसिकली कौन से पार्ट में आ रहा है ना। सबसे पहली बात है कौन से पार्ट में आ रहा है, तो पार्ट आपने याद रखना है, पार्ट आपका 18वां है। इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि 18वें हिस्से की बात करें संविधान के, पहली बात। ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या है आपके पास, 18वां ये हो गया। नेक्स्ट, आपने ये याद रखना है कि कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक। ठीक है। यानी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक ये आपका लाई करता है। नेक्स्ट, अगर बात करें आपका कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें समझना है कि ये लगाया क्यों जाती है एमरजेंसी, ताकि हम अपना जो देश है उसकी सोवर्निटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को आपका कायम रख सकें। यानी देश की जो अखंडता है, एकजुटता है, उस सबको मेंटेन कर सकें, है ना। अब क्या होता है इमरजेंसी के दौरान, क्या होता है कि सेंटर पूरा ताकतवर हो जाता है, सारी ताकत सेंटर के पास चली जाती है। तो एक खास काम होता है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना, वो कन्वर्ट होके यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, अलग अलग तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंटर की पावर, स्टेट की पावर, उससे नीचे वाली जो गवर्नमेंट है, पंचायत गवर्नमेंट, उसकी अलग पावर। वो फेडरल स्ट्रक्चर है। यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी पावर सेंटर के पास। तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, वो पूरी तरीके से यूनिटरी हो जाता है, क्योंकि सारी ताकत जो है वो सेंटर के पास चली जाती है। समझ रहे हो। सो अगर आपसे पूछ रहे हैं ऐसा किस सिचुएशन में होता है, तो आपको आंसर क्या करना है, ऐसा इमरजेंसी में होता है। ठीक है। अगर फेडरलिज्म की अगर आप बात करें, फेडरलिज्म कहाँ देखने के लिए मिलता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब अमेरिकन अगर उसकी बात करोगे ना आप, तो वो कभी भी यूनिटरी देखने के लिए नहीं मिलेगा, कभी यूनिटरी देखने के लिए नहीं मिलेगा, इवन दो इमरजेंसी केस में भी, है ना। सो अब एक नेक्स्ट बात करते हैं, वही बेसिक जो हमने कई बार पढ़ा है, बट उसको हमें यहाँ पर भी कवर करना पड़ेगा, तो हल्का सा बेसिक दोबारा से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये तो बी आर अम्बेडकर जी ने बात कही थी। अब नेक्स्ट देखो, आपका तीन तरह की इमरजेंसी है हमारे यहाँ पर। कितने तरह की इमरजेंसी है, तीन तरह की इमरजेंसी है। पहली इमरजेंसी है, अगर मान लीजिए कोई दूसरा देश, फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान, हमारे ऊपर वॉर घोषित कर दे कि भैया लड़ाई, तो पहला केस क्या हो गया, इमरजेंसी कब लगी, जब वॉर की सिचुएशन हो। ठीक है। या बाहर से कोई आतंकवादी ग्रुप हम पे हमला करना शुरू कर दे। ठीक है। या फिर आर्म्ड रिबेलियन हम पे हमला कर दे, आतंकवादी संगठन की बात हो रही है,
तो उस केस में आर्टिकल 352 हमारे संविधान का ये शक्ति देता है कि हम नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। ठीक है, एक ये बात याद रखनी है हमें, इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर एक टर्म दी गई है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का मतलब क्या है? देखो नीचे एक टर्म लिखा हुआ है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म है उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी की घोषणा। प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है मान लीजिए किसी राज्य में उसका इंटरनल मशीनरी फेल हो जाए, यानी कि राज्य खुद को चलाने की स्थिति में या संभालने की स्थिति में ना रह जाए। ऐसे केस में आपका वहां पर लगाई जाती है स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, या फिर प्रेसिडेंट रूल, जो उसका सबसे पॉपुलर नाम है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, प्रेसिडेंट रूल के बारे में। जब किसी राज्य की जो मशीनरी है वो आपका फेल कर जाए, यानी वो राज्य को संभालने की स्थिति में ना बच जाए, इंटरनल वहां पर एग्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि राज्य की स्थिति ना बचे कि वो राज्य के जो कार्य हैं उनको ढंग से कर पाए, तब उस केस में वहां पर आप प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करके उसको जब तक वो सही सिचुएशन में नहीं आ जाता तब तक वहां पर इम्पोज करके रखें, और उसके बाद जब सिचुएशन आपकी नॉर्मल हो जाए तब उसके बाद वहां पर जनप्रतिनिधि को चुनकर उनके द्वारा सरकार को रन कराया जाए। तीसरे तरह की इमरजेंसी हमारे यहाँ पर होती है फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या केस होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी का सिंपल सा केस ये है कि आपका मान लीजिए, ओके ये पॉइंट छूट गया, ये रहा फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना। तो हमें आर्टिकल याद रखना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ये तब लगता है जब देश की आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरी तरीके से बिगड़ जाए, यानी कि देश में पैसों को लेकर हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। हमने एक दिन बात भी करी थी कि 1990 के नियर बाय ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि देश में बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर उस टाइम पे उस वक्त के जो हमारे मिनिस्ट्री में लोग बाग थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने आपका एलपीजी को लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से हमारे देश में आपका एक्सटर्नल पैसा आना शुरू हुआ। ठीक है, क्या हुआ? बाहर से आपका एफडीआई आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, जिससे देश में बाहर के देशों का पैसा आना शुरू हुआ, यहाँ के लोगों को काम मिलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से वो जो व्हील है वो दोबारा से रन करना शुरू हुआ और हमारी जो इकोनॉमी है वो उठनी शुरू हो गई। अभी हाल फिलहाल में दोबारा से एक रिकॉर्ड बना है, आप उसको जरूर देखिएगा। वो रिकॉर्ड क्या है, भारत ने क्या रिकॉर्ड बनाया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है अभी की, मई के एंड की, है ना। अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझिएगा, जहां जहां पर हाईलाइट कर रहा हूँ उन वाले नोट्स को लिख लीजिएगा। आर्टिकल 352 के बारे में हम यहाँ समझेंगे पहले। ठीक है, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन। देखो भाई, देखो अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगानी है, ठीक है, तो वो नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या मापदंड होने चाहिए? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है? पहली बात, प्रेसिडेंट करता है। कब कर सकता है? अगर भारत के किसी हिस्से पर या समूचे भारत पर आपका हथियारबंद लोग बहुत बड़ी संख्या में बाहरी रूप से हमला कर दें, तो उस केस में प्रेसिडेंट चाहे तो वहां पर आपका एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन में क्या कर सकता है? आपका या तो उसे लग रहा है ऐसा कि हमला होने वाला है या हमला हो चुका है, दोनों ही सिचुएशन में वो क्या घोषणा कर सकता है? प्रेसिडेंट घोषणा कर सकते हैं कि भैया इमरजेंसी देश में लागू कर दी जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि वो पूरे देश में ही लागू हो, वो किसी एक खासा हिस्से में भी लागू हो सकती है। ठीक है, इस केस में एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में, आर्म्ड रिबेलियन के केस में, अगर उन्हें ऐसा महसूस भी हो रहा है तब भी उस केस में हो सकता है ना। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें एक बारीकी है। जब प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर करी जा रही है वो करी जा रही है वॉर के कारण। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा होगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि किसके कारण हो रही है? वॉर के कारण हो रही है जी, कि भैया जंग हो गई, वॉर की सिचुएशन है।
तो ऐसे में उसको, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन है, क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, तो ऐसे केस में उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर वॉर की सिचुएशन है या एक्सटर्नल एग्रेशन है, तो उस केस में उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल इमरजेंसी। यहाँ कहीं पे मेंशन भी होगा, देखो, ये देखो जी। नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर करी जा रही है, वॉर की सिचुएशन है या बाहर से आपके ऊपर हमला हुआ है, उसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। और अगर आर्म्ड रिबेलियन के केस में लगाई जाएगी, तो उसको बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है। अभी देखो, मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आपका जो प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी की, अगर मैं बात करूँ, तो वो पूरे भारत में भी लग सकती है, या समूचे भारत में भी लग सकती है, और भारत के किसी हिस्से पर भी लग सकती है। ठीक है। ऐसा पहले नहीं था कि भारत के किसी हिस्से पर लग सकती है, पहले ये था अगर वॉर हुआ तो पूरे भारत में इमरजेंसी। लेकिन आपका याद होगा, आपने 42वां संविधान संशोधन पढ़ा, 44वां संविधान संशोधन पढ़ा, है ना। तो 42वें में क्या करा गया कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया में ये चीज आपका लागू करवा दी गई, किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया में भी इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। ठीक है। अब 42nd की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये लिखा हुआ था कि नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का एक तरीका और है, जिसको बोलते हैं इंटरनल डिस्टरबेंस। क्या है, एक तरीका और है जिसको बोलते हैं इंटरनल डिस्टरबेंस। ये एक और तरीका है नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का, इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक है। लेकिन ये तरीके को कहा गया कि यार, ये इतना ज्यादा धुंधला या फिर ऐसा है, इसकी इतनी ज्यादा वाइडर रेंज है कि हम इसे बांध नहीं सकते, इसे समझ पाना मुश्किल है कि भैया क्या आप कहना चाह रहे हो इंटरनल डिस्टरबेंस। वो तो इंटरनल डिस्टरबेंस फिर किसी भी चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि भैया ये वाला डिस्टरबेंस हो गया, उसको भी आप इंटरनल डिस्टरबेंस कह दोगे, कहीं पर आपका छोटा मोटा कुछ भी हो गया तो ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा इसको, इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। क्यों बदलाव लाने की जरूरत पड़ी, बदलाव लाने की जरूरत तब पड़ी इंटरनल डिस्टरबेंस के केस में, जब इसका फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया। किसने उठाया, इंदिरा गांधी ने उठाया, तब इसकी जरूरत लगी। तो सिचुएशन समझते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं हल्का सा कि क्या हुआ ऐसा। देखो, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया आपका, कि उन्होंने आपका इमरजेंसी घोषित कर दी थी, आपको याद होगा, है ना। तो इंटरनल डिस्टरबेंस का नाम लेके उन्होंने 1975 में आपका इमरजेंसी लागू कर दी देश में। अब इस चीज से लोग बहुत ज्यादा भयभीत थे कि यार, अगर प्रेसिडेंट आपका मतलब वही प्राइम मिनिस्टर चाहे, तो यार ये गलत चल रहा है भाई, ये तो तरीका नहीं है सही, है ना। तो 44वें संविधान संशोधन आपको पता है कि काउंटर करता है 42वें को हमेशा। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन को काउंटर करने के लिए अगली सरकार लाई थी, 42वें को काउंटर करने के लिए, सॉरी, 44वां लेके आई थी। यानी जो 42nd है, उसको काउंटर करने के लिए 44th लाया गया था। जो गलत चीजें इंदिरा गांधी जी ने अपनी मनमानी तरीके से 42वें संविधान संशोधन में लेके आ गई थी, उनको हटाया गया था 44वें के थ्रू। तो यहाँ पर इस चीज को भी हटाया गया, रिमूव करा गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस को इन्होंने साइड रखा, यार ये तरीका नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तो बहुत ही गलत चल रहा है। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या बदलाव में लाई गई, जो कि बड़ी जरूरी है। पहले क्या था आपका, 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या करा, प्रेसिडेंट को आपका, सीधी सी बात है भैया, इंदिरा गांधी थी, वो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा ताकतवर थी अगर आप ओवरऑल देखो तो। प्रेसिडेंट के पास गई, उन्होंने कहा कि जी इस पे साइन करो और कहो इमरजेंसी। अब वहां पर उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने कहा ठीक है जी, कर देंगे, आप कह रहे तो करना ही पड़ेगा, आप तो, आप आपसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। और कमाल की ये बात है कि जो उस टाइम पर आपका कैबिनेट थी, किसी को पता ही नहीं था कि इमरजेंसी लग रही है, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। ठीक है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए अब क्या सिचुएशन है, आज का क्या कानून है, आज का कानून ये कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी घोषित करता है, तो प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है, उसे रिकमेंडेशन देना पड़ेगा रिटर्न तौर पर।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर पीएम चाहे, तो ये नहीं कि पीएम ने कह दिया तो इमरजेंसी, एक कैबिनेट का भी उसमें रोल होना चाहिए। ठीक है। जब तक कैबिनेट नहीं कहेगी, आपका ये नहीं कि अकेला प्राइम मिनिस्टर गया और कह के आ गया। ठीक है, कैबिनेट का भी उसमें रोल होना चाहिए, उसका भी वहां पे मत होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए 44th अमेंडमेंट ने क्या बचाया, ये बचाया कि अकेला अगर प्राइम मिनिस्टर कह देगा तो ये डिसीजन नहीं माना जाएगा कैबिनेट का, कैबिनेट की भी अनुमति चाहिए, वहां पर साइन चाहिए वहां पर। ठीक है। अब एक और बात समझते हैं, इंदिरा गांधी जी ने क्या करा। 1975 में संविधान संशोधन लेके आई, आपका 38वां। उस 38वें में उन्होंने क्या करा, बहुत तेजी से चालाकी वाला काम चल रहा था, देखो समझना बात को। यहाँ पर मेरे से पेज खत्म हो गया, अगले पे लिखा होगा, यहाँ कहीं होना चाहिए। ठीक है। हम्म, यहाँ देखो, ये देखो, 30th अमेंडमेंट ऑफ 1975। ठीक है। अब ये समझो क्या हो रहा है, कि इंदिरा गांधी जी ने 1975 में ये कह दिया कि अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगी। आप देख रहे हो कि कितना गलत है, कि भाई मैं नेशनल इमरजेंसी अगर लगा दूंगी तो वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर है। यानी कि कोर्ट उसको ये नहीं देख सकता जो आपने किया है वो सही किया है या गलत किया है, उसको रिव्यू ही नहीं कर सकता। अगर कोर्ट उसको रिव्यू ही नहीं कर पाएगा तो सही गलत कैसे बता पाएगा, है ना। तो इस प्रोविजन को गायब कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के थ्रू, डिलीट मारा गया था। देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है डिलीट, है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है डिलीट, इसको डिलीट करा गया कि भैया ये नहीं चलेगा, ये तो फालतू की बात है, ये तो आपका तरीका सही नहीं है, कि मतलब आप जुडिशियल रिव्यू ही खत्म कर दे रहे हो। और आपको याद होगा अच्छे से कि जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसे किसी भी तरीके से गायब नहीं कर सकते आप, है ना। याद होगा आपको, मिनर्वा मिल्स केस ने बता दिया था, है ना। चलिए, अब एक नेक्स्ट सिनेरियो समझते हैं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। अब यहाँ पर देखो गहराई आनी शुरू हो जाएगी चीजों में, है ना। जो हम वैसे नॉर्मली नहीं रीड आउट करते हैं, वो यहाँ दिखने को आपको मिलेगा, तो उसको आपने अच्छे से करना है ना। चलिए, आइए समझते हैं क्या सिनेरियो। पार्लियामेंट ने क्या अप्रूवल दिया, कैसे अप्रूवल देगी, कैसे इमरजेंसी लगेगी, क्या उसमें चलेगा, वो सब इसमें समझेंगे। 44वें संविधान संशोधन ने इसमें क्या बदलाव लाया, ये भी समझेंगे। जब इमरजेंसी की घोषणा करी जाती थी, तो वो आपका जो आपके दोनों सदन हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनसे एक महीने के अंदर आपका इशू डेट से पास होना या अप्रूव होना जरूरी था। पहले ये था 2 महीने का समय, 44वें संविधान संशोधन से कर दिया गया 1 महीने का समय। ठीक है। अब मान लीजिए हुआ क्या, कि भैया लोकसभा उस वक्त डिसॉल्व हो चुकी थी। ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तब क्या होगा, यानी लोकसभा वहां पे उस टाइम नहीं, तो उस केस में क्या होगा, है ना। तो उस केस में ये होगा कि 30 दिन का समय मिलेगा पहली सिटिंग के बाद। ठीक है। फिर राज्यसभा को मीन टाइम में उसे अप्रूव करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसे आम भाषा में समझें, तो आपका अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है तो दोनों सदनों से आपका अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी 1 महीने के अंदर। ये बात ये कह रहे हैं, आम भाषा में इसको ये समझिएगा। और अगर दोनों हाउसेज ने कह दिया हाँ इमरजेंसी है, लागू होगी, अगर इफ अप्रूव्ड एक तरीके से, तो पार्लियामेंट जो है, ये जो इमरजेंसी है बेसिकली 6 महीने तक चलेगी। ये कितने लंबे समय तक भी चल सकती है, जब तक कि पार्लियामेंट जो है इसे बार बार अप्रूवल देता रहेगा। ठीक है। ये जो बार बार अप्रूवल का प्रोसेस है, ये ऐड करा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। पहले क्या था, अब ये भी बात आती है, तो पहले कैसा था। पहले ऐसा था कि अगर एक बार इमरजेंसी घोषित कर दी ना, तो फिर भैया जब तक कैबिनेट चाहेगी तब तक वो चलती ही चली जाएगी। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब इमरजेंसी की बात आती है, तो दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी में उसे पास कराना पड़ता है।
जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात आती है, ये आपका मेजोरिटी का जो प्रोविजन है ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो 44वें संविधान संशोधन आप देख रहे हो कि इमरजेंसी केस में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बार 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 आता रहेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज 42वां संविधान संशोधन जो है उसने इमरजेंसी के टाइम पर ऐसी चीजें ऐड कर दी थी जिसको 44वें से ही हटाया गया। वो भी लाइन दर लाइन करके हटाया गया। तो इसीलिए ये आपको ज्यादा देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, बार बार मिलेगा। मैं सिनेरियो पे दोबारा आता हूँ। अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने ये कहा कि 44वें संविधान संशोधन का रोल क्या है। देखो यहाँ पर देखना, पीरियोडिकली बात हो रही है। इन्होंने क्या कहा कि मेजोरिटी होनी चाहिए। अब मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी आपको पता है कैसे होती है? कि टोटल मेंबर जो हैं उनकी मेजोरिटी 2/3 से कम नहीं होने चाहिए, जितने प्रेजेंट हों और वोटिंग हो, है ना। यानी जितनी मेंबरशिप है उसके 50% बंदे वहां पर प्रेजेंट हों, और उन 50% में से भी 2/3 आपका वहां पर वोटिंग करते हो, नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग जो कर रहे हो। ये स्पेशल मेजोरिटी कहाँ पर थी? ये आपका 44वें संविधान संशोधन से लेकर आई गई। इससे पहले का सिनेरियो क्या था? इससे पहले का सिनेरियो इतना था कि भाई सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट की चाहिए और चलता रहेगा मामला। अब ऐसा नहीं है। अब सिनेरियो बदल दिया इन्होंने। क्या ये जो इतनी कहानी बताई अभी तक कुछ समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और इसको फर्दर लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हेडिंग है रिवोकेशन। अब रिवोकेशन क्या है भैया? यानी जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो उसे हटाओगे भी तो। ये थोड़ी है कि लग गई है तो लगी ही रहेगी, उसे हटाओगे भी। तो हटाओगे तो फिर क्या होगा? ये भी बात है भाई। हटाओगे तो तब क्या होगा? तो उसको समझते हैं कि तब क्या होगा, है ना। अब रिवोकेशन के केस में क्या होता है? इमरजेंसी रिवोक करते टाइम आपका जो प्रेसिडेंट है वो जब चाहे तब इसको हटा सकता है ना। ठीक है, प्रेसिडेंट इसको जब चाहे तब हटा सकता है। बस क्या चाहिए इसको? इसको चाहिए कि आपका जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इस चीज को हाँ कर दे। पार्लियामेंट में मेनली लोकसभा इसको हाँ कर दे कि प्रेसिडेंट, पहले कभी ऐसा था कि जब चाहे तब हटा दे, बाद में ये कर दिया गया कि पार्लियामेंट में अगर लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा ने अप्रूव कर दिया रिजोल्यूशन जो है कि भैया इमरजेंसी को हटा दो। ठीक है। हाँ, हटाने के इसमें भी है। एक में स्पेशल मेजोरिटी, एक में सिंपल मेजोरिटी है। वो भी देख लेंगे अभी। होता ये है कि लोकसभा से आपको ये चाहिए कि लोकसभा कह दे जी इसे हटा दो, तो ये हट जाएगा। पहले प्रेसिडेंट के पास ताकत थी, तो प्रेसिडेंट ने कहा कि भैया हटेगा तो हटेगा, तुरंत ही हट जाएगा, लगेगा तो लगेगा, तुरंत ही लग जा रहा है। तो खतरनाक चीज है ना बहुत। तो इसीलिए उस चीज को साइड करा गया 44वें संविधान संशोधन से। ठीक है। अब ये कैसे चलेगा? एक स्पेशल सिटिंग चल रही है मान लो हाउस की, उसमें आपका जो टोटल मेंबर है उनमें से 1/10 ने कह दिया इस बात को। ठीक है, रिजोल्यूशन आया, 1/10 कम से कम लोग चाहिए, कोरम हम कम से कम पूरा होना चाहिए। कोरम समझते हो ना, 1/10 लोग, यानी कि जितना पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है उसका 1/10 लोग कह दें इस बात को कि भैया ऐसा है कि जो इमरजेंसी चले जा रही है ना इसको रिवोक कर दो। ये एक रेजोल्यूशन लेके आए हैं वो। ठीक है। अब इसका डिसअप्रूवल का तरीका अलग है। ठीक है, तरीका अलग से मतलब क्या है कि लोकसभा के पास ही सिनेरियो है। ठीक है, कि आपका अगर रिवोक करना या लगाना दोनों में रोल आते हैं ना, तो दोनों में रोल आते हैं हाउसेस के। ठीक है, तो डिसअप्रूव करना या लगाना दोनों में रोल आएंगे हाउसेस के। एक होती है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जहां पर 50% से ज्यादा आपका हामी भर दें कि हाँ जी बात ठीक है, वो होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी। आधे लोगों ने कह दिया हाँ, तो सिंपल मेजोरिटी, है ना। ये नहीं कि प्रेजेंट है और वो सब, उसमें ऐसा वाला नहीं दिमाग मारना है आपने।
ठीक है। अब यहाँ दूसरा जो सिनेरियो है वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी। अब इसमें आता है कि नेशनल इमरजेंसी जो है ये तो रिवोक हो गया, हटा सकते हैं, लोकसभा ने कह दिया कि जी हटवा दो इसको, वहां पर एक रेजोल्यूशन लेके आए, रेजोल्यूशन को आपका प्रेसिडेंट ने भी हाँ कर दिया, आपका इमरजेंसी हट गई। ठीक है, यानी देश की जनता के चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों का यहाँ पर रोल आ रहा है। अब होता है इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, के नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या होता है। देखो नेशनल इमरजेंसी केस में कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होने वाला है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अब क्या चेंजेस आने वाले हैं, लेजिस्लेटिव स्तर पर, एग्जीक्यूटिव स्तर पर, फाइनेंशियल स्तर पर, यानी पैसों के क्षेत्र में क्या चेंज होने वाला है। ठीक है, जो राज्य की सरकार चल रही है उसमें क्या बदलाव आने वाला है, और जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर, उनका क्या होने वाला है। ये तो हो गया सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे क्या आना, ये हम ऑलरेडी यार पढ़ चुके हैं वैसे। मैं अगर आपको बताऊं, आपको याद होगा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के केस में हमने ये सारा पढ़ा हुआ है। तो आप कहोगे तो मैं दोबारा एक बार बता दूंगा, अदरवाइज मैं इसको ऑलरेडी इंटर स्टेट के केस में पढ़ा चुका हूँ। जब सेंटर सॉरी इंटर स्टेट क्या सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ा था ना, तब आपको याद होगा हमने नेशनल इमरजेंसी क्लॉज पढ़ा था वहां पर। मैं हल्का हल्का से उसको जल्दी जल्दी से रिकॉल करा दूंगा, चिंता मत करना। दूसरा है कि इसका इफेक्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली पर किस तरीके से आएगा। और तीसरा है फंडामेंटल राइट। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो वो यही वाला है, तीसरे वाला, फंडामेंटल राइट वाला। इस पर क्या इफेक्ट आने वाला है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऊपर वाला मैं एक्सप्लेन करा है मैंने पहले भी, पर मैं दोबारा भी कर दूंगा, आप चिंता मत करना, है ना। यहाँ तक की बात क्लियर है आप लोगों को। अब देखो समझना, सेंटर स्टेट की कहानी सुना चाहूँ, दोबारा सुना रहा हूँ, देखना होता क्या है। देखो हम तीन हेड पढ़ते हैं किसी भी सरकार को चलाने के लिए, या किसी भी उसके तीन स्तंभ हैं, होते चार है, मीडिया भी एक स्तंभ होता है। कौन कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, है ना, और आपका और कौन सा होता है आपका, जस्टिस। लेकिन हम यहाँ फाइनेंशियल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो राज्य को चलाने वाले की बात कर रहे हैं अभी। जस्टिस भी है कि मीडिया भी है कि चार स्तंभ होते हैं, यहाँ पर तीन होते हैं। अब तीन में क्या है, एग्जीक्यूटिव। जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करेगी, अब सेंटर को करेगी। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर चल रही थी वैसे ही चल रही है, नॉर्मल टाइम्स में जो चलती है ना, कि एग्जीक्यूटिव जो है वो डायरेक्शन लेते थे राज्य सरकार से, राज्य सरकार बता रही है क्या करना है, कैसे करना है। नेशनल इमरजेंसी केस में केंद्र सरकार बताएगी क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, कोई भी मैटर होगा, राज्य सरकार का रोल खत्म हो चुका है, कंप्लीट कंट्रोल सेंटर के पास है, सेंट्रल बता रही है क्या करना है। ठीक है, लेजिस्लेटिव स्तर पर क्या आ रहा है, एग्जीक्यूटिव किनको बोलते हैं, जो आपके आपके काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस ये सब लोग हैं, है ना। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव स्तर पर क्या बदलाव आने वाला है। लेजिस्लेशन किसकी बात हो रही है, नेताओं की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टेट लिस्ट में भी जो मेंशन मटेरियल है वो सब भी किसके पास चले गए, केंद्र के पास चले गए। ठीक है, ये बात याद रखना कि लेजिस्लेटिव पावर उनकी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। ठीक है, पार्लियामेंट ने उसे अपने अंडर ले लिया है। ये नहीं कि सारे नेता गायब हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो गया, उनकी पावर सारी की सारी ताकत अभी के लिए किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो यहाँ सिचुएशन क्या होगा, जो काम चल रहे थे उन काम को अब कौन देखेगा, पार्लियामेंट देखेगा। ठीक है, जब तक ये इमरजेंसी रहेगी, यानी अगले 6 महीने तक। ठीक है, जितनी भी ड्यूटीज हैं अथॉरिटीज की, वो सबका सब कौन संभाल रहा होगा, पार्लियामेंट आपका देखेगा उसको कैसे काम करना है। ठीक है, तीसरी बात आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी केस में, कि आपका पैसे के केस में यहाँ क्या बदलाव आ रहा होगा, फाइनेंशियली क्या चेंज आ रहा होगा। अब जो रेवेन्यू पैदा होता है, क्या होता है, रेवेन्यू पैदा होता है। भाई सीधी सी बात है, राज्य सरकार भी रेवेन्यू पैदा करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रेवेन्यू पैदा करती है, यानी कि टैक्स लेकर पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो ये तय करेंगे जो फाइनेंसेस हैं वो आपके किस तरीके से आपका सेंटर और स्टेट के पास जाएंगे अब। ठीक है, जब तक जब तक आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर सिनेरियो ये है कि पैसे के क्षेत्र में भी आपका डिसीजन जो होता है वो केंद्र के पास ही है, प्रेसिडेंट के पास ही है, कि क्या करना है, इसको किस तरीके से आपका अब आगे देखना है। जो पैसा जनरेट हो रहा है उसका क्या होगा।
है ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए तब उस केस में आपका लोकसभा राज्यसभा का क्या होता है या स्टेट असेंबली का क्या होता है। ये बड़ी समझने वाली बात है। मान लीजिए घोषणा हो चुकी है कि भैया आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, तो लोकसभा जो है अपने नॉर्मल टाइम से आपकी एक्सटेंड हो जाती थी। 5 साल की लोकसभा होती है ना, समझ रहे हो, तो एक्सटेंशन होता था। उदाहरण के लिए आपका जो 5वीं लोकसभा थी, ये याद रखिएगा, पूछते हैं लोकसभा के बारे में, ये वाली लाइन जरूर लिखना, कहीं पे ऐड कर लेना अपने नोट्स में। ये देखो 5वीं जो लोकसभा थी, टाइम पे देख रहे हो कितना चल रहा है ये। इतनी लंबी लोकसभा होती है क्या, नहीं होती ना। ये इसलिए हुई थी बिकॉज ऑफ नेशनल इमरजेंसी। भाई देश में इमरजेंसी के क्षेत्र में बाहर से किसी ने हमला कर रखा है, तो तुम अपनी नई सरकार चुनने थोड़ी बैठ जाओगे। ये थोड़ी कहोगे भैया नई सरकार चाहिए, मोदी जी को हटाओ, राहुल गांधी को लाओ, वही देश संभाल सकते हैं, वही अपने ज्ञान के चक्षुओं से बचा लेंगे देश को अब चीन वालों से, है ना। समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। आपका जो सरकार ऑलरेडी ताकत में है वो सरकार उन चीजों को हैंडल करे, उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तब इलेक्शन करा के दोबारा जो होना वो हो जाएगा। समझ रहे हो। सेम सिचुएशन स्टेट में भी आएगी। स्टेट का भी जो मैटर है वही पेंडिंग पड़ा रहेगा। जो सरकार ऑलरेडी आपका पावर में थी वही पावर में बनी रहेगी। ठीक है, 6 6 महीने के हिसाब से बढ़ता है तो उस हिसाब से कंटिन्यूशन आपका हो जाता है। फंडामेंटल राइट में मैंने आपको बताया था केवल और केवल 20 और 21 ऐसे दो राइट्स हैं जो बचेंगे, बाकी सारे गायब हो जाएंगे। ठीक है, इसको मूव कर लेते हैं पहले ताकि दिखने चाहिए। फंडामेंटल राइट के केस में क्या होता है, केवल ये दो हैं ऐसे जो आपके बचते हैं, बाकी सारे कैसे हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। इतनी बात ठीक है। ये वाली बात क्लियर है यहाँ तक। ओके, ठीक है। अभी मैं क्लास इतनी ही लूंगा, बाकी का जो आपका पोर्शन है वो मैं बाद में कवर कराऊंगा। ठीक है, फिर 9 बजे मेरे को क्लास लेनी है, और इसका जो बचा हुआ पोर्शन है ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अभी नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बीच में अंतर समझना है, और इसमें मुझे प्रेसिडेंट रूल को आपको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करवाना है। तो बाकी का जो पार्ट है मैं वहाँ पर कवर आपका कर लूँगा आपके साथ। ठीक है, अभी बस क्लास इतनी ही लेंगे। ठीक है, चलिए।